Hey, hello, assalamu alaikum. I hope you will be fine. Welcome to another video. Today we are going to start another topic with the name of semester 8th PDF. Okay, the first subject of semester 8th PDF is research methodology, and the second one is women's writing, and the third one is world literature, and the fourth one is post colonial literature. Basically, post colonial literature is one of my favorite, and the critical theory. Okay, so let's begin. रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर हम अपने वर्ड्स पे गौर करें, डैट रिसर्च, और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमें अपना जो मीनिंग है ना इस सब्जेक्ट का यहीं से मिल जाता है जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि देखिए, री री का मीन क्या होता है? दोबारा से, अगेन। ओके, सर्च का मीन क्या होता है? टू फाइंड समथिंग। ओके, टू फाइंड समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई भी नॉलेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है, बुक्स में है, लाइब्रेरीज में है, ओरल फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में, उससे रिलेटेड हमने उसको रिसर्च करना है, दोबारा से सर्चिंग करनी है उस पर। दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च। ओके, हैव यू गॉट इट? एंड मेथोडोलॉजी, इसको भी अगर हम वर्ड पे गौर करें और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इसमें से वर्ड निकल के आता है मेथड। ओके, मेथड। मेथड क्या होता है? अ स्पेसिफिक वे। एक स्पेसिफिक वे होता है किसी भी चीज़ को करने का। जैसे कि मेथड के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं ना। अगर हम मैथ की बात कर लें तो मैथ में हम क्या करते हैं कि मेथड लगा देते हैं। इन्वर्जन मेथड हो गया, क्रैमर रूल हो गया, कुछ मतलब मेथड, कोई प्रपोजिशंस, कोई हमने उसूल लगाने होते हैं ना, उसूल के तरीके से हमने काम करना होता है। चले जी, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मेथड, मेथड होता है मीन्स कोई भी ऐसे मेथड्स जिनके ज़रिए हम सर्च करते हैं। ओके, अब सर्च और रिसर्च के लिए भी कोई मेथड्स की ज़रूरत होती होगी ना। कॉमनली जो लिटरेचर में हमें मेथड यूज़ होता है ना, वो क्वालिटेटिव मेथड यूज़ होता है। अगर आपको एमसीक्यूज़ में आता है ना लिटरेचर में या सोशल साइंसेज में कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो आप क्वालिटेटिव मेथड ही लगाओगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर क्वालिटेटिव मेथड यूज़ होता है। अब देखिए, जो क्वालिटेटिव मेथड होता है ना, वो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ना रेफ़र करता है। जैसे कि अब हम नॉन न्यूमेरिक मतलब उसमें क्या आ जाएगा, किसी के आइडियाज़ आ जाएंगे, थॉट्स आ जाएंगे, एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। तो क्वालिटेटिव मेथड में हम किसी के आइडियाज़, थॉट्स, एक्सप्रेशंस ना हम उनके काउंट करते हैं। अब क्वांटिटेटिव मेथड भी है दूसरा मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी जानते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है ना, क्वांटिटी देखना। मतलब कि अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कॉलेज में ड्रॉप आउट स्टूडेंट की तादाद देखनी है तो हमने देखना है 100% में 25% जो स्टूडेंट है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो 25% इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड, कि हमने वहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड अप्लाई की है। इसी तरह अप्लाइड मेथड भी होता है, अप्लाइड रिसर्च मेथड भी होता है। जैसे कि अभी हम रिसेंट एग्जांपल ले लें, जो अभी कोरोना वायरस आया था और उन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी, उसके ज़रिए उन्होंने लोगों पे प्रैक्टिकल करके देखा, लोगों पे अप्लाई करके देखी कि आया कि ये वाली वैक्सीन लोगों को बचा सकती है कि नहीं कोविड-19 से। दिस इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च मेथड। ओके, वो अप्लाइड रिसर्च मेथड बन गया। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी रिसर्च मेथड, प्राइमरी रिसर्च मेथड होता है कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, आप खुद जाके किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो। ओके, प्राइमरी वो हो जाएगी, रिसर्च हो जाएगी। अब सेकेंडरी रिसर्च मेथड हो जाएगा कि आप सेकेंड हैंड डाटा से कलेक्ट कर रहे हो ना अपनी इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो पहले से मौजूद है चीज़ें, बुक्स होगी, सर्वेज़ हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, एंड सो ना, इस तरह की चीज़ें जो आपकी पड़ी हुई हैं पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप दोबारा से अपना नॉलेज क्रिएट कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च मेथड। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मेथड्स हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड होता है एक। एक्सप्लोरेटरी में होता है आपने न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना होता है। जैसे कि न्यू थॉट्स को, न्यू आइडियाज़ को डिस्कवरी करनी होती है ना बेसिकली आपने इसमें। जैसे कोलंबस ने
कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था। नो डाउट कि अमेरिका पहले से ही अमेरिका था अपनी जगह पे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये अमेरिका है या यहाँ पे एक जगह है, इसको अलग से नाम दे दे। वो कॉन्टिनेंट खुद से वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको डिस्कवर हम इसी चीज़ को बोलते हैं ना कि चीज़ें एग्जिस्ट करती है और कोई जाकर उसको ढूंढ ले, डिस्कवर कर ले। दिस इज़ कॉल्ड डिस्कवरी। तो एक्सप्लोरेटरी में कोलंबस ने एक्सप्लोर किया था आइडिया दैट दिस पीस ऑफ अर्थ, दैट दिस कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड अमेरिका। बाद में उसको साउथ और नॉर्थ का नाम दिया गया, सो ऑन। आपको सारी हिस्ट्री पता है। तो देन हम चलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड पे। ऐसा मेथड, ऐसा रिसर्च जिसमें हम व्हाट एंड हाउ का रिप्लाई करते हैं कि व्हाट ऐसे हुआ क्यों है, हाउ क्यों हो रहा है ना ऐसे। एक क्वेश्चन अगर हम उस पर करें तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड। आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उसमें बता रहे हो कि आप कैसे चीज़ों को कर रहे हो ना। ओके, इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मेथड्स हैं जो जो आप यूज़ करते जाओगे, वो आपकी मेथोडोलॉजी बनती जाएगी। डेट व्हाट यू आर यूजिंग इन योर रिसर्च पेपर, इन योर वर्किंग मेथड आपका क्या है ना यूज़ करने का। दिस इज़ कॉल्ड मेथड। आई होप सो आपको इतना सा समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम वुमेंस राइटिंग। अगर आप इसके भी लफ्ज़ पे गौर करें ना तो आपको आपका जवाब आंसर यहीं से मिल जाता है। वुमेंस राइटिंग बेसिकली होता क्या है। अब अगर हम पिछले ज़माने की बात कर लें तो वुमेंस राइटिंग की अगर हम बात कर लें तो वुमेंस राइटिंग में ये होता था कि वुमेंस राइटिंग में ना किसी को गर्ल्स को परमिशन नहीं थी कि वो अपने नाम से अपना वर्क पब्लिश करवा सकें। और किसी फेमस ऑथर की ये लाइन भी थी, अभी मेरे माइंड से शायद स्किप हुआ है, वो वर्जीनिया वुल्फ थी शायद। वर्जीनिया वुल्फ ही थी। उन्होंने बोला था कि जिस टाइम पीरियड में शेक्सपियर जो है वो फेमस हो गया। हाँ बिल्कुल, वर्जीनिया वुल्फ ने ये बात बोली है। उन्होंने बोला कि जिस टाइम पीरियड में शेक्सपियर फेमस हो गया, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उनको बोला जाता है। शेक्सपियर को अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको शेक्सपियर सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। तो वो जो शेक्सपियर था वो इतना फेमस हो गया अपने लिखने के बेस पे, अपने रिटर्न के बेस पे। उसको अथॉरिटी थी, उसके पास पैसा था, उसके पास रूम था अपना लिखने के लिए, उसके पास थॉट्स थी, आज़ादी थी, उसको लिबर्टी थी। आप जहाँ मर्जी जाकर घूमो, अपने आइडियाज़ एक्सप्लोर करो, उसको लिखो, उसको पब्लिश करवाओ। ठीक है। इसी तरह अगर उसके कंपैरिजन में अगर उसकी अगर कोई सिस्टर होती, उसने ना अपने ऐसे में ना अ रोम ऑफ वन्स ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ, उसने ना एक फ़िक्शनल कैरेक्टर लिया है जूडिथ शेक्सपियर का। तो जूडिथ शेक्सपियर को उसने ये बोला है कि अगर शेक्सपियर की जगह शेक्सपियर की सिस्टर इतना ज़्यादा वर्क एक्सप्लोर करती ना तो उसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलनी थी। ठीक है, मतलब कि उसने इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, क्योंकि वो एक लड़की थी। एक लड़की को ये इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो घर से बाहर निकल सके, न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सके और अपनी पोइट्री वगैरह लिख सके। पोइट्री तो यही होता है ना, दरिया के किनारे बैठी हों, दरख्तों के पास बैठी हों, जंगल में बैठी हों, फॉरेस्ट में बैठी हों, या फिर नेचर के पास बैठे हों, खुले आसमान के नीचे नेचर। एनिमल्स हो गए, कीड़े मकोड़े और चरिंद परिंद, इनके पास बैठे हों, फिर ये पोइट्री एक्सप्लोर होती है। तो वो नहीं कर सकती थी जूडिथ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की सिस्टर थी। वो क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि उसको लिबर्टी नहीं थी कि वो घर से बाहर निकले, उसको एजुकेशन के राइट्स ही नहीं थे बिल्कुल भी। और इवन के वहाँ की जो लड़कियाँ थी ना, पिछले जब जिसके दौर की शेक्सपियर के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, जब उसका लाइफ स्पैन था, उसका जो जब बर्थ हुई उसकी, उसमें अगर हम लड़कियों की कंडीशन देखें ना, ये थी कि बेचारियाँ अपना नॉवल या वर्क लिख लेती होती थी ना, उनको अपने नाम से उसको पब्लिश करवाने की परमिशन भी नहीं थी कि वो अपने नाम से ही उसको पब्लिश करवा सके। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ऐसी थी, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना वर्क लिखा और उन्होंने लड़के के नाम से ना अपना वर्क पब्लिश करवाया। तो देखना कितनी ज़्यादा डेरोगेटरी टर्म्स में उनको यूज़ किया जाता था इन द 17th एंड 16th सेंचुरी में। तो मतलब कि एक एक चाइल्ड होता है, एक मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है
जो हमारी जो राइटिंग होती है, हमारी जो बुक होती है, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती है, वो हमारा एक एज अ चाइल्ड की तरह होती है। हम अपने बच्चे की तरह उसको पाल रहे होते हैं, एक एक लाइन लिख रहे होते हैं, देन आधी लाइन बनती है, फिर पूरी लाइन बनती है, उसके साथ लाइन को जोड़ते हैं, रात दिन अपना उस पर लगाते हैं और हम उसको कंप्लीट करते हैं। इसी तरह अगर हम एक बच्चे की एग्जांपल ले रहे हैं, पहले माँ उसको पैदा करती है, फिर माँ उसको पढ़ाती है, लिखाती है, रात को जागती भी है उसके लिए, और फिर उसको एक बड़ा एक मुकाम पे देखना चाहती है, तो माँ देखती नहीं है मुकाम पे। उसकी कंपैरिजन में अगर हम उसकी राइटिंग देख लें, मतलब आप समझें, मेरी चीज़ों को कनेक्ट करें कि अब बड़ी हो गई है, हमने बुक लिख ली है सारी, और पब्लिश करवाने की बारी आई तो हमारे नाम पे ही पब्लिश ना हो, हैं ऐसे ही बेटा बड़ा हो के बोले हम माँ के नहीं, हम बाप के हैं। तो वो इस तरह से वो कितना ज़्यादा दुख होता है ना इस चीज़ का, कितनी ज़्यादा इंसान को इस चीज़ की, मतलब कि इंसान तो डिप्रेशन में चला जाए ना, हम जैसी लड़कियां तो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमने मेहनत की और हमारे नाम से पब्लिश, इस तरह होता था, इतनी ज़्यादा डेरोगेटरी टर्म्स में यूज़ किया जाता था गर्ल्स को। तो वुमेंस राइटिंग इसी के रिस्पॉन्स में आई, डेट वी आर वुमेंस एंड वी हैव टू राइट आवर एजुकेशन, आवर लिबर्टी। ठीक है, हम अपने आज़ाद ख्याली खुद रखती हैं, हम एजुकेशन के राइट्स रखती हैं। वुमेंस ये नहीं है कि वो अपनी आर्टिफिशियलिटी पे काम करें कि अपने आप को संवारें, एक खूबसूरत सा शहज़ादा आएगा और उनको आके ले जाएगा कि आ जाओ भाई, तुम अब मेरी वाइफ हो, मेरे घर में खिदमत करो, तुम मेरे लिए सजो सवरो। डैट नॉट डैट काइंड ऑफ वुमेंस। वुमेंस की ये वाली सुपीरियोरिटी नहीं है कि वुमेंस घर का काम करें, आर्टिफिशियलिटी पे अपना ध्यान दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी यहाँ से लट निकलेगी। तो ये हमारे राइटर्स ने बात की है यहाँ पे वुमेंस राइटिंग, हम सिर्फ गर्ल्स को ही पढ़ेंगे कि गर्ल्स ने बात की हुई है डेट वुमेन शुड हैव टू राइट देयर ओन लिबर्टी, देयर ओन एजुकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, उन्होंने अपनी लिबर्टी पे बात की है, एज ऑफ रीज़न की उन्होंने बात की है, कि क्वेश्चनिंग उन्होंने उठाए हैं कि डेट के वुमेंस भी मैन के बराबर जो इक्वालिटी पे जाके ना कंधे से कंधा मिला के काम कर सकती हैं। जैसे मैन ने बोला ना कि जो वुमेन है वो इन्फीरियर है और इसको नीचे ही रहना है, इसने सिर्फ अपनी आर्टिफिशियलिटी पे काम करना है, इसने अपनी खूबसूरती पे काम करना है, और मैन को क्या है, इसने लुभाना है, मैन को इसने खुश करने की कोशिश करनी है। तो वुमेन्स ने इस बात को कट आउट किया, उन्होंने बोला हम ये नहीं बोलते कि मैन जो है हमारे नीचे आ जाए। वो कहती हैं, हम कहते हैं मैन हमारे बिल्कुल बराबर काम करें, लेकिन हम भी उनके बराबर काम करना चाहती हैं, हम उनके बराबर लिखना चाहती हैं, हम उनके बराबर फेम हासिल करना चाहती हैं, हम उनके बराबर अपनी आवाज़ लेके आना चाहती हैं, हम उनके बराबर कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हैं, उनके बराबर हम राइटिंग करना चाहती हैं, उनके बराबर ही हमारी जो राइटिंग्स है वो पब्लिश होनी चाहिए, और हमें भी वैसी ही एजुकेशन मिलनी चाहिए जैसे कि घर के बेटे को मिल रही है ना, वैसी एजुकेशन घर की बेटी को भी मिलनी चाहिए। इवन कि बेटी को एजुकेशन का भी हक होना चाहिए। ये बात करती हैं हमारी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, वो को एजुकेशन की बात करती हैं, कि जो वर्जीनिया वुल्फ भी इसकी बात करती हैं। बेसिकली दोनों बात करती हैं कि को एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि लड़का और लड़की एक क्लास में बैठें और उनको पता हो कि बॉयज़ के थॉट्स क्या हैं और गर्ल्स के थॉट्स क्या हैं, किस पे वर्क करना चाहिए, ये वो सो ऑन। ठीक है, इसी तरह हम ना ये इनको एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत मज़े का ये चैप्टर होने वाला है, ये जो सिलेबस है ना हमारा, बहुत मज़े का है, बहुत ही प्यारा है। देन हम दे देते हैं वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर नाम से ही पता चल रहा है गर्ल्स, नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड लिटरेचर मीन्स दुनिया का लिटरेचर ना। लिटरेचर क्या होता है, मिरर ऑफ लाइफ। मतलब कि मेरी तो जो बेस्ट एग्जांपल है ना, मेरी डेफिनेशन है, अगर कभी मैंने अपनी बुक लिखी तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कभी मैंने अपनी बुक लिखी ना, तो मैं उसको सबसे टॉप पे ना अपनी जो लिटरेचर की डेफिनेशन वो दूंगी। मैं मतलब मेरा सोचना ये है कि एनीथिंग दैट वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन हीयर, वी कैन स्मेल, वी कैन फील, दिस इज़ कॉल्ड लिटरेचर। मेरी नज़र में हर एक चीज़ लिटरेचर है। अभी मेरे सामने स्प्राइट की बोतल पड़ी हुई है, और कंप्यूटर पड़ा हुआ है भाई का, और रूटर लगा हुआ है, और बैटरीज पड़ी हुई हैं, कुछ तकिए पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर, दिस इज़ ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेचर। देखिए, मैं एक कंप्यूटर पे उठ के बुक लिख सकती हूँ ना। स्प्राइट की बोतल है, मैं इस पे भी उठ के बुक लिख सकती हूँ। एक मैंने अभी तकिए की बात की, मैं तकिए पे भी बुक लिख सकती हूँ, पोइम लिख दूँगी, पोइट्री लिख दूँगी, नॉवल लिख दूँगी। तो मतलब जिसमें मेरा सेंट्रल कंसर्न तकिया होगा या कंप्यूटर होगा, दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर।
ठीक है। हर एक चीज़ तो लिटरेचर है। मतलब कि मैंने इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स देखी, मैंने वहाँ पे ये वाली डेफिनेशन नहीं देखी। मैं कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे आँखों के सामने चीज़ें हैं, एक चेयर पड़ी हुई है, एक पंखा चल रहा है, यहाँ पे हमने अल्लाह पाक के नेम लगाए हुए हैं, वो सिंदरी टाइप बना के। तो ये क्यों नहीं लिटरेचर हो सकता? हम क्यों नहीं ये कह सकते कि हर एक चीज़ जिसको हम देखते हैं, जिसको हम सुनते हैं, टच करते हैं, फ़ील करते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, वो क्यों नहीं वो लिटरेचर हो सकती है? वो बिल्कुल हो सकती है। यही तो चीज़ें लिटरेचर है, मिरर ऑफ लाइफ है। जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी हमारी ज़िंदगी का है, वो दिस इज़ कॉल्ड ऑल लिटरेचर। बेसिकली लिटरेचर एग्ज़िस्ट करता है, ऐसी चीज़ जो एग्ज़िस्ट हैं, जिनकी एग्ज़िस्टेंस है, वो लिटरेचर में मौजूद है। वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें, अब पूरी दुनिया के वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें, पर्शियन लिटरेचर हो गया, फ्रेंच लिटरेचर हो गया, टर्किश लिटरेचर हो गया, पाकिस्तानी, उर्दू, पंजाबी लिटरेचर हो गया, एंड सिंधी लिटरेचर हो गया, एंड इंडियन लिटरेचर हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूरोप। ठीक है, ये सब के जो लिटरेचर मिला के जब हम पढ़ते हैं ना, अमेरिका का लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको ना पढ़ा तो फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर, तो पाकिस्तानी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, इसमें अगर हम देखें ना, अपने राइटर्स को, मोहसिन हामिद को, और द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट उन्होंने लिखा, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट उन्होंने लिखा है। और हम हनीफ़ कुरैशी को देखें, फिर हम देखें कामिला शम्सी को देखें, फिर उसके बाद बुल्ले शाह को देखें हम, और उनको भी देखें। इतने ज़्यादा राइटर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू, हमारे पर्शियन, इतने ज़्यादा राइटर्स हैं। उनको अगर हम देखें तो ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर जब मिलते हैं ना एक पॉइंट पे, तो जब हम उन सब की स्टडी करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर मतलब पूरी दुनिया के लिटरेचर को आपने पढ़ना है। उर्दू आ गया, पंजाबी आ गया, सिंधी आ गया, जो भी मैंने नाम दिए ना, वो सारे इसमें एडअप हो जाते हैं, जितने भी लिटरेचर को हमने पढ़ना है। वो ये नहीं कि हमने ही पढ़ना है, वो जितने भी लिटरेचर को दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, या जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है लिटरेचर, वो सारा ही वर्ल्ड लिटरेचर में आ जाएगा। अगर आपका इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अपने ही एग्जाम्पल कोट करोगे कि मैंने ये पढ़ा है, और तो इस हिसाब से मैं ये वाला वर्ल्ड लिटरेचर दे रही हूँ। ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा राइटर हैं वर्ल्ड लिटरेचर में। तो वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। चलें ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा राइटर्स हैं वर्ल्ड लिटरेचर में जो आते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की, अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, अगर हम पोस्ट कॉलोनियल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करें, पोस्ट कॉलोनियल को अगर हम ब्रेक डाउन करें, तो देखिए, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, कॉलोनियल का मतलब होता है ऐसा इरा जिसमें कॉलोनाइजेशन की गई हो, जिसमें कॉलोनीज़ बनाई गई हों। तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई गई थी अमेरिका में। पोर्तुगीज़ ने आके, स्पेन ने आके अमेरिका को अपने अंडर कर लिया था, उन्होंने वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई। और अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लें इंडिया पाकिस्तान की, जब सब कॉन्टिनेंट एक साथ रह रहा था, तो वहाँ पे आके ब्रिटिशर्स ने अपना राज स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई। उसके बाद जो थी वो उन्होंने क्विट किया था ब्रिटिशर्स ने, वो बाद में अपने मुल्क में वापस गए। जब वो अपने मुल्क में वापस चले गए, कॉलोनाइजेशन करके, सारी कॉलोनीज़ बना के, सारा निज़ाम धर्म भरम करके, रिसोर्सेज सारे वो लूट ले गए अपने घर मतलब अपने वतन, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ लोग। उसके बाद का जो इरा स्टार्ट होता है ना, जब 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। आज़ाद तो मैं कहती हूँ पहले से ही थे, बस अलग अलग कर दिया गया बेचारों को। तो वो इधर आ गए, वो उधर ही रहे इंडिया वाले, और पाकिस्तानी इधर आ गए सारे ना। तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। मतलब कि आफ्टर मैथ्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, के कॉलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ। देखिए, अगर हम 13 अगस्त की बात करें ना, तो तब वहाँ पे ब्रिटिशर्स मौजूद थे। ठीक है, वो हो गया हमारा कॉलोनियल लिटरेचर या कॉलोनाइजेशन का इरा। उसके बाद 14 को वो चले गए अपने अपने घर, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो अपने वतन वापस लौट गए, और इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ये कॉलोनाइजेशन के बाद का जो इरा था ना, उनके आफ्टर मैथ्स क्या हुए, और हम सबको पता है उसके आफ्टर मैथ्स क्या हुए।
इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, इतने ज़्यादा रेप किए गए गर्ल्स के, खूबसूरत बेटियों के, और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस। एक दफ़ा ट्रेन जो थी वो भरी हुई खून से लथपथ आई थी। तो मेरी दादू जो है ना, माशाल्लाह से आई विटनेस हैं, इसकी पार्टीशन की ना आई विटनेस हैं। वो तकरीबन 12 साल की थी, उन्होंने अपने आँखों से देखा हुआ है ना, तो इस सब को, तो उन्होंने देखा था इन सब को अपनी आँखों से ना, पार्टीशन को होते हुए। तो वो हमें बताती होती हैं कि मेरी कज़न्स थी इतनी खूबसूरत, वो इतनी वाइट थी ना, कि उनको अगर मेरे जैसा हाथ भी लगा दे ना काली गलोटा मेरे जैसा, तो वो काली हो जाती थी, मतलब कि मैली हो जाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह। लेकिन जब मेरी दादा लोगों ने पार्टीशन हुई और पाकिस्तान में आना था, तो मेरी दादा ने ना उनको वो जो कोयला नहीं होता, उनके पूरे जिस्म पे वो कोयला लगाया ताकि वो हमारे जैसी हो जाएँ, काली सी हो जाएँ, वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं ना लगे, कि रास्ते में ये डर था उनको। और फिर जब मेरी दादों ने बताया अपनी आँखों से, उन्होंने बोला कि जब ट्रेन थी वो भरी हुई आई थी वहाँ से, खून से लथपथ। तो ये भी वो उनकी आई विटनेस हैं। और जो वो वहाँ पे सिख थे और जो हिंदू थे, वो जब बेटियों को ले जाते थे और उन्हें उनकी इज़्ज़त ख़राब करते थे, तो दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। उसके बाद का जो एरा था वो स्टार्ट हुआ, तो वो भी मेरी दादी उसकी भी आई विटनेस हैं, वो सारा हमें बताती होती हैं। काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी लंबी स्टोरी है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि मेरी दादा बोलती थी कि उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता था कौन हिंदू है, कौन बुद्ध मत है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन मिलाऊ है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, तब कुछ भी पता नहीं ना चलता था। अगर आप सादत हसन मंटो की सादत हसन मंटो, जिसको हम पाकिस्तान लिटरेचर में पढ़ते हैं, उनकी आप अगर बुक्स उठा के देख लो, अगर हम उनकी बुक्स है एक काली शलवार, और उनकी बुक्स है ठंडा गोश्त, उसमें वो सारा पार्टीशन का ही बता रहे हैं कि किस तरह से। अभी हम आयशा जलाल के भी एक पढ़ेंगे 8th सेमेस्टर में, प्री पार्टीशन के, पिटी पार्टीशन के भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी वो सादत हसन मंटो की बात करती है कि किस तरह से सादत हसन मंटो ने मिरर ऑफ लाइफ दिखाई है ना अपने वर्क्स में, कि कैसे ठंडा गोश्त, एक लड़की होती है वो बेचारी पड़ी होती है, एक लड़का उसका रेप करने आता है, वो वहीं पे जम जाती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, अभी कि उस लड़के ने उसको हाथ भी नहीं लगाया होता। तो इसी तरह से ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये उसकी बुक्स रही हैं, तो उसको इस वजह से जेल भी हुई है। तो एनी हाउ में हम इस पे बात करते हैं कि उसमें भी उसने पार्टीशन के आफ्टर मैथ्स दिखाए हैं। खौफनाक जो बातें थी ना, खौफनाक जो डिज़ास्टर थी, डिस्ट्रक्शन थी, और ऐसी बातें जिनको सोच के भी ना हमें, हमारा दिल जो है ना वो काँप जाए, वैसी उसने उसमें ना बातें बताई हुई हैं अपनी बुक्स में। ठंडा गोश्त में खोल दो, और क्या था, काली शलवार, ऐसी ना उसने बुक्स लिखी हुई, उसमें पार्टीशन के आफ्टर मैथ्स बताए हुए हैं, डेट के क्या क्या हुआ था ना। जैसे कि एक लड़की होती है, उसका रेप कर दिया जाता है, पार्टीशन के दौरान ही ना उसका रेप कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऐसा ही है, क्योंकि उसमें देखा जाता है ज़्यादातर लड़कियों की इज़्ज़त किस तरह से पामाल की गई ना। इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ रहते थे, तो एक ही जगह पे वो नमाज़ पढ़ते थे, एक ही जगह पे वो खाना खाते होते थे, अपनी एक दूसरे से चीज़ें लेते थे और देते थे। मेरी दादा बताती होती है ना, तो जब पार्टीशन हो गई तो उसके बाद हर चीज़ ही दरम बरम हो गई। तो एनी हाउ हम खोल दो पे थे, वो खोल दो बाय सादत हसन मंटो, उनकी एक बुक थी, उसमें उन्होंने बताया कि तब था ना लास्टिक और ये नाड़ा वगैरह नहीं पहनते होते थे उन दिनों ना, उन दिनों सिर्फ ऐसी कोई चीज़ लगा ली जाती थी शलवार के साथ, जो मतलब एक सेफ्टी का काम करे ना। तो इस तरह से उसको बोला जाता था, जब लड़कियों का रेप किया जाता था तो उसको बोला जाता था कि खोल दो, तो वो खोल देते थे, एंड सो ऑन, जिस तरह से भी वो करते थे। तो मेरी जो थी वो जो लड़की थी ना, उस जो प्रोटैगनिस्ट जिसे बोल रहे हैं, या हीरोइन, वो हीरोइन बेचारी कहाँ की रही, प्रोटैगनिस्ट ही बोल लें। उस जो बुक की वो प्रोटैगनिस्ट थी ना, तो उसके साथ जब रेप हुआ, ब्रूटैलिटी हुई उसके साथ, तो उसको ना वापस ले जाया गया। एक उसका फ़ादर ना उसको हॉस्पिटल में ले गया ना, कि उसके फ़ादर को नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, या फिर शायद उसके फ़ादर को पता हो लेकिन वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो कि मेरी बेटी के साथ क्या हो चुका है। तो वो ना उसको एक हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो हॉस्पिटल में वो लेटी होती है, तो उसको डॉक्टर अपनी ना उसको बोलता है, जो उसका वर्कर होता है उसके साथ,
जो मेडिकल का स्टाफ होता है उनको बोलते हैं कि खोल दो, मतलब कि वो उनको बोलता है कि विंडो ओपन कर दो ना, विंडो ओपन कर दो, मुझे रोशनी आए और मैं लड़की को देखूं कि लड़की को हुआ क्या है, फिर उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाए। डॉक्टर की तो अटेंशन ये थी, लेकिन वो लड़की ने अपना जो था ना वो लास्ट की उस टाइम में जो भी वो पहनती होती थी ना, उसने वो उसी को ही खोल दिया कि शायद इसको बोल रहे हैं कि वो खोल दे। मैं कह रही हूँ कि अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से अब मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताती हूँ कि इतने बुरे दिमाग हो चुके थे लोगों के, इतने ज़्यादा बेचारे डिप्रेस्ड हो चुके थे, जैसे ये लड़की डिप्रेस थी कि उसने खुद ही खोल दी ना लास्ट के, कोई दूसरा आके बुरे तरीके से इसको खोले, मुझे तकलीफ़ हो या फिर मेरे ज़ख़म लगें जिस्म पे, तो इससे अच्छा ये नहीं है मैं खुद ही खोल दूँ कि जाओ जो मर्ज़ी कर लो। तो इस तरह से इतने बैड इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं कि हम अगर पढ़ें तो हमारे गोम्स बम्स हमारे ना हो जाते हैं, मेरे यहाँ से बाल खड़े हो जाते हैं हमारे कंधे से बाजू से। अगर हम सिर्फ पढ़ें, फिर हम उसको महसूस करें, अगर हम उस चीज़ को, उस पेन को, उस डिस्ट्रक्शन को और उस इज़्ज़त की बर्बादी को अगर हम उसको फ़ील करने की कोशिश करें ना, मैं कहती हूँ हम उसका 1% भी हम उसका फ़ील नहीं कर सकते कि क्या उन्होंने बेचारियों ने, लड़कियों ने क्या सर्वाइव किया होगा, जिनकी चेस्ट काट दी गई ना, जो जो ब्रूटल थे ना, वो रेप करने के बाद उनकी चेस्ट ही काट देते होते थे, मतलब कि इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, इससे आगे मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। दादों ने सब कुछ बताया हुआ है, टीचर्स ने पढ़ाया है, खुद पढ़ा हुआ है मैंने, बुक्स की जो है ना टेक्स्ट की लाइन्स पढ़ी हुई हैं। जब आप टेक्स्ट की लाइन्स पढ़ोगे ना, आपको सही पेन जो है ना, पेन आपको लगेगा कि वाक़ई लेबर पेन भी आपके सामने वो कुछ नहीं होगी। जो गर्ल्स इसको पढ़ेंगी ना, मैं कहती हूँ लेबर पेन में बोलते हैं ना कि 612 की 606 कितनी भी हैं हमारे जिस्म में, वो सारी की सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। इतनी दर्द होती है, मैं कहती हूँ जब हम बुक्स को पढ़ेंगे ना, इतनी दर्द होगी कि आप उसको ना महसूस भी नहीं कर सकते उसका 1% भी। आई एम सो सॉरी। ठीक है, हम पता नहीं बात को कहाँ ले चुके, लेकिन इन सब के साथ आपने ना इसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है कि पोस्ट कॉलोनियल मतलब कॉलोनाइजेशन के बाद के आफ्टर मैथ्स क्या थे, लोग डिप्रेस्ड हो गए थे, जैसे वो लड़की डिप्रेस्ड हो गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि विंडो खोल दो, उसने वो अपना नाड़ा ही खोल दिया कि मुझे ज़्यादा ब्रुटैलिटी का निशान ना बनना पड़े। तो कितनी पेनफुल बात है, मैं बता नहीं सकती आपको, अपने लफ्ज़ों में मैं बयान कर ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ आँखों में आँसू आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है मेरी ना, गला और आवाज़ भारी हो जाती है कि मैं किस तरह से इस बात को बोलूँ ना। चलो, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बस यही है, इसमें हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करेंगे, हाइब्रिडिटी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ओपोजिशंस की बात करेंगे। एंड गायत्री स्पिवाक का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैन द स्पार्टन स्पीक, उसकी बात करेंगे हम। कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, और फ्रांस फैनन की डी कोलोनाइजेशन, नेटिव इंटेलेक्चुअल, ब्लैक फेमिनिज़म, फेमिनिज़म, इन सब की बात करेंगे ना हम इसमें। तो फेमिनिज़म वही औरत से रिलेटेड आ जाएगा सारा कि औरतों के साथ क्या हुआ है। आइडेंटिटी क्राइसिस के गर्ल्स को पता ही नहीं था हम इधर की हैं या उधर की हैं, हमारी आइडेंटिटी है क्या, बेचारियों को जब उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। सारा ये हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में पढ़ेंगे। ये एक खौफनाक हकीकत थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। क्रिटिकल थेरी, अगर हम इसके भी वर्ड पे कोशिश ध्यान देने की कोशिश करें और इसको भी हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करें या हम इसको ब्रेक डाउन करें। क्रिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ को डीपली इवैल्यूएट करना, डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करना, घुस ही जाना ना टेक्स्ट पढ़ते हुए, तो उसमें से मीनिंग निकालने। थेरी का मतलब है एनी काइंड ऑफ पीस रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिटन, कोई रिटर्न हो, मतलब थ्योरी की टाइम में हो, फिलोसफी की टाइम में, उसमें से मीनिंग्स निकालना, उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी। तो काफ़ी मज़े के हैं, तो हम इसमें सारे राइटर्स को अपने को पढ़ेंगे। तो बस हो चुका है, मुझे लगता है क्रिटिकल थ्योरी भी हो गया, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी हो गया, वर्ल्ड लिटरेचर भी हो गया, एंड वुमेंस राइटिंग भी हो गया, एंड उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी जी बिल्कुल हो गया। ओके जी, आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।